नमस्ते। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हम एक ऐसे टॉपिक की गहराई में उतरने वाले हैं जो किसी भी बिजनेस की कहानी का पहला पन्ना होता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस। बिल्कुल। मतलब बिजनेस शुरू करने से पहले अपने आसपास की दुनिया को समझना। और इसे सिर्फ किताबी ज्ञान की तरह नहीं देखेंगे, हम इसे सीए इंटे के नजरिए से समझेंगे, लेकिन एक मतलब प्रैक्टिकल तरीके से। ओके। मान लीजिए आज हम और आप मिलकर भारत में एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी स्कूटर बनाने वाली कंपनी शुरू करना चाहते हैं। अरे वाह, तो हमारी स्ट्रैटेजी का पहला कदम क्या होगा? यही एनालिसिस। क्या बात है। तो आज हमारी केस स्टडी है हमारी अपनी ईवी स्कूटर कंपनी। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये एकेडमिक मॉडल्स असल दुनिया में एक बिजनेस को खड़ा करने में कैसे मदद करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये एनवायरनमेंट होता क्या है। चारों ओर एक दुनिया होती है। हाँ। इसे हम दो हिस्सों में बांटते हैं। एक है माइक्रो एनवायरनमेंट, मतलब वो लोग और संस्थाएं जो बिजनेस के बिल्कुल करीब हैं। जैसे हमारी ईवी कंपनी के लिए कस्टमर्स, हमारे पार्ट सप्लायर्स। हाँ, और हमारे कॉम्पिटिटर्स जैसे ओला, एथर, टीवीएस। और दूसरा होता होगा मैक्रो एनवायरनमेंट। एकदम सही। मैक्रो यानी वो बड़े मुद्दे जिन पर हमारा सीधा कंट्रोल तो नहीं, पर उनका असर हम पर बहुत गहरा होता है। जैसे सरकार की ईवी पॉलिसी, देश की इकोनॉमी, पेट्रोल के दाम, या बैटरी टेक्नोलॉजी में हो रहे बदलाव। एग्जैक्टली। स्ट्रैटेजी बनाने की शुरुआत इसी मैक्रो एनवायरनमेंट को समझने से होती है। तो ये समझना इतना जरूरी क्यों है? मतलब हम सीधा प्रोडक्ट बनाने पर फोकस क्यों ना करें? बहुत अच्छा सवाल है। सोर्स के मुताबिक इसके कम से कम 5 बड़े फायदे हैं। पहला, ये हमें अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स पहचानने में मदद करता है। अच्छा। जैसे पेट्रोल की बढ़ती कीमतें हमारी ईवी कंपनी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। सही बात है। दूसरा, ये हमें ग्रोथ के लिए डायरेक्शन देता है। क्या हमें सिर्फ बड़े शहरों में स्कूटर बेचने चाहिए या छोटे शहरों में भी मार्केट है? इसका जवाब एनवायरनमेंट को समझकर ही मिलेगा। और मुझे लगता है इसका तीसरा फायदा कंटिन्यूअस लर्निंग भी होगा। जब बाहर इतनी तेजी से सब कुछ बदल रहा है तो मैनेजर्स को भी अपडेटेड रहना पड़ता है। बिल्कुल। चौथा फायदा है इमेज बिल्डिंग। अगर हम दिखाते हैं कि हमारी कंपनी पर्यावरण को लेकर सजग है, तो कस्टमर्स की नजर में हमारी इमेज अच्छी बनती है। और पांचवा, सबसे जरूरी, कंपटीशन को मात देना। अगर हमें पता ही नहीं कि ओला और अथर क्या कर रहे हैं, तो हम उनसे बेहतर प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? ये पांचों पॉइंट्स मिलकर बताते हैं कि बाहर देखना अंदर काम करने जितना ही जरूरी है। तो ठीक है, अब ये समझ आ गया है कि बाहर देखना जरूरी है, लेकिन ये दुनिया इतनी बड़ी है, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, इसे एक साथ समझे कैसे? कोई फ्रेमवर्क इसके लिए? हाँ, और यहीं पे इस चैप्टर का एक बहुत पॉपुलर टूल काम आता है, पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल? ये एक्रोनिम सी एग्जाम्स में केस स्टडीज के लिए बहुत फेवरेट है। पेस्टल हमें मैक्रो एनवायरनमेंट के अलग अलग पहलुओं को एक स्ट्रक्चर में समझने में मदद करता है। PESTLE। चलिए इसे अपनी ईवी स्कूटर कंपनी पर लगाकर देखते हैं। P यानी पॉलिटिकल से शुरू करते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर्स यानी सरकार और उसकी नीतियां। हमारी ईवी कंपनी के लिए ये बहुत जरूरी है। जैसे सरकार की FM2 सब्सिडी, जिससे हमारे स्कूटर्स कस्टमर को सस्ते पड़ते हैं। हाँ, या मेक इन इंडिया पॉलिसी, जिसके तहत भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने पर इंसेंटिव्स मिलते हैं। ये सिर्फ एक नारा नहीं है। बिल्कुल। हमने देखा है कि कैसे मोबाइल फोन असेंबली में कंपनियां जो पहले सिर्फ इंपोर्ट करती थीं, उन्होंने PLI स्कीम्स की वजह से भारत में पूरी फैक्ट्रीज खड़ी कर दी। ये एक पॉलिटिकल फैसले का सीधा असर है। सही बात है। अगला है E, इकोनॉमिक, मतलब देश की आर्थिक हालत। तो अगर लोगों की इनकम बढ़ रही है तो वो शायद हमारा स्कूटर खरीदेंगे। लेकिन अगर लोन पर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है तो EMI महंगी हो जाएगी और डिमांड कम हो सकती है। बिल्कुल। फिर आता है S, सोशो कल्चरल, यानी समाज कैसे सोचता है। अच्छा। आजकल के युवा पर्यावरण को लेकर ज्यादा जागरूक हैं। उनके लिए ईवी स्कूटर सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट है। ये ट्रेंड हमारी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। टी तो शायद सबसे मजेदार है, टेक्नोलॉजिकल। बैटरी टेक्नोलॉजी हर दिन बेहतर हो रही है, रेंज बढ़ रही है, चार्जिंग टाइम कम हो रहा है। हाँ, ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन साथ ही एक थ्रेट भी है। क्या पता कल कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी आ जाए जो हमारी मौजूदा टेक्नोलॉजी को पुराना कर दे। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी। आखिर में है L, लीगल, और E, एनवायरमेंटल। ओके। लीगल में आते हैं कानून। जैसे हाल ही में बैटरी सेफ्टी को लेकर सरकार ने नए सख्त नियम बनाए हैं जिन्हें हमें फॉलो करना ही होगा।
और एनवायरमेंटल में आता है बैटरी को कैसे डिस्पोज किया जाएगा, उसका क्या असर पर्यावरण पे पड़ेगा। ये आजकल कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए एक बड़ा सवाल है। वाह, तो पेस्टेल एनालिसिस से हमें अपनी ईवी कंपनी के आसपास की पूरी दुनिया का एक 360 डिग्री व्यू मिल गया। जी। तो मतलब एग्जाम में अगर कोई केस स्टडी आती है जिसमें सरकार की किसी स्कीम का जिक्र हो तो हमें तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये पॉलिटिकल फैक्टर की बात हो रही है। एग्जैक्टली। पेस्टेल हमें बड़ा कैनवस दिखाता है, लेकिन असली लड़ाई तो मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ होती है। सही है। किसी भी इंडस्ट्री में उतरने से पहले ये कैसे पता लगाएं कि वहां टिकना और प्रॉफिट कमाना कितना मुश्किल या आसान होगा? मुझे लगता है इसका जवाब शायद इस चैप्टर के सबसे मशहूर मॉडल में है, माइकल पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। मैंने सुना है कि ये टॉपिक एग्जाम में लगभग हर बार किसी ना किसी रूप में आता ही है। ये सच है। पोर्टर का मॉडल किसी भी इंडस्ट्री का एक्सरे करने जैसा है। ये कहता है कि किसी भी इंडस्ट्री में कंपटीशन सिर्फ मौजूदा कंपनियों से नहीं होता, बल्कि 5 अलग-अलग ताकतों से आता है। हाँ, और ये पांचों ताकतें मिलकर तय करती हैं कि उस इंडस्ट्री में कोई पैसा कमा भी पाएगा या नहीं। तो हमारी ईवी स्कूटर इंडस्ट्री का एक्सरे करते हैं। पहली फोर्स क्या है? पहली फोर्स है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, यानी नए खिलाड़ियों के आने का खतरा। अच्छा। क्या हमारी इंडस्ट्री में कोई भी आसानी से घुस सकता है? अगर हाँ, तो प्रॉफिट हमेशा दबाव में रहेगा। इसे रोकती हैं बैरियर्स टू एंट्री, यानी रुकावटें। जैसे एक स्कूटर फैक्ट्री लगाने में हजारों करोड़ का कैपिटल चाहिए। ये एक बड़ा बैरियर है। लेकिन हमने तो देखा है कि पिछले कुछ सालों में कितनी सारी नई ईवी स्टार्टअप्स आ गईं, और जियो ने तो टेलीकॉम में यही कर दिखाया था, जहां कैपिटल सबसे बड़ा बैरियर माना जाता था। तो क्या ये मॉडल कहता है कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो तो कोई भी बैरियर काम नहीं करता? बहुत ही शानदार पॉइंट। पोर्टर का मॉडल स्टैटिक नहीं है। जियो ने दिखाया कि अगर आपके पास पैसा और एक डिस्ट्रप्टिव स्ट्रैटेजी हो तो आप बैरियर्स को तोड़ सकते हैं। सही है। ईवी इंडस्ट्री में भी यही हो रहा है। टेक्नोलॉजी और सरकार की मदद से नए प्लेयर्स आ पा रहे हैं, इसीलिए यहाँ कंपटीशन इतना ज्यादा है। दिलचस्प है। तो दूसरी फोर्स क्या है? दूसरी फोर्स है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, यानी खरीदारों की मोलभाव करने की शक्ति। आज ईवी स्कूटर खरीदने वालों के पास ओला, एथर, टीवीएस, बजाज जैसे कितने सारे ऑप्शंस हैं। वो फीचर्स, प्राइस रेंज सब कुछ कंपेयर कर सकते हैं। मतलब बायर्स की पावर बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, जो हम जैसी नई कंपनी पर प्राइस कम रखने का दबाव डालेगी। और तीसरी फोर्स इसका उल्टा होगी, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। बिल्कुल। हमारे सप्लायर्स, खासकर जो बैटरी सेल्स या सेमीकंडक्टर चिप्स बनाते हैं, वो बहुत शक्तिशाली हैं। अच्छा। दुनिया में कुछ ही बड़ी कंपनियां हैं जो ये बनाती हैं। तो वो अपनी शर्तें हम पर थोप सकते हैं, जिससे हमारी कॉस्ट बढ़ सकती है। चौथी फोर्स थोड़ी अलग है, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, यानी विकल्पों का खतरा। तो हमारे ईवी स्कूटर का सीधा कॉम्पिटिटर तो ओला का स्कूटर है, लेकिन सब्स्टिट्यूट क्या हुआ? सब्स्टिट्यूट वो है जो आपका काम किसी और तरीके से कर दे। हमारे केस में सबसे बड़ा सब्स्टिट्यूट है एक पेट्रोल वाला स्कूटर। अरे हाँ। या फिर मेट्रो, बस जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर पेट्रोल बहुत सस्ता हो जाए या मेट्रो की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाए तो लोग हमारा ईवी स्कूटर क्यों खरीदेंगे, ये सोचना बहुत जरूरी है। अरे वाह, तो मतलब एक कोल्ड ड्रिंक कंपनी का कंपटीशन सिर्फ दूसरी कोल्ड ड्रिंक कंपनी से नहीं, बल्कि जूस, लस्सी और शायद चाय बेचने वालों से भी है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। और पांचवी और आखिरी फोर्स है राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग फर्म्स, यानी मार्केट में जो खिलाड़ी पहले से मौजूद हैं उनके बीच की आपसी टक्कर। ईवी मार्केट में यह टक्कर तो हम रोज देख रहे हैं। प्राइस वॉर, फीचर्स को लेकर होड़, एग्रेसिव मार्केटिंग, ये सब इंटेंस राइवलरी के लक्षण हैं। तो अगर हम इन पांचों फोर्सेस को जोड़कर देखें, नए लोगों का आना आसान है, कस्टमर के पास बहुत पावर है, सप्लायर भी पावरफुल है, सब्स्टिट्यूट भी मौजूद है और लड़ाई भी बहुत है, तो कुल मिलाकर हमारी ईवी स्कूटर इंडस्ट्री में प्रॉफिट कमाना बहुत मुश्किल काम है। आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला है, और यही इस मॉडल की खूबसूरती है। ये आपको किसी भी इंडस्ट्री में उतरने से पहले एक रियलिटी चेक देता है। तो पोर्टर का मॉडल हमें पूरी इंडस्ट्री का कंपटीशन समझाता है, लेकिन एक कंपनी इंडस्ट्री के अंदर खुद को कैसे बेहतर बना सकती है, इसके लिए हमें कंपनी के अंदर भी झांकना होगा। हाँ, और यहीं पर शायद प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और वैल्यू चेन जैसे कॉन्सेप्ट्स काम आते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले प्रोडक्ट लाइफ साइकिल PLC को लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि एक प्रोडक्ट भी इंसानों की तरह जन्म लेता है, बड़ा होता है, मैच्योर होता है और फिर बूढ़ा हो जाता है। हाँ। इसके 4 स्टेजेस हैं: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। तो हमारी ईवी स्कूटर इंडस्ट्री अभी किस स्टेज पर है? ये क्लासिक ग्रोथ स्टेज का उदाहरण है।
डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है, हर महीने सेल्स के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। लेकिन साथ ही नए नए कॉम्पिटिटर्स भी कूद रहे हैं। इस स्टेज पर कंपनी का फोकस मार्केट शेयर पकड़ने पर होता है। अच्छा। मैच्योरिटी स्टेज तब आएगी जब मार्केट में ग्रोथ धीमी हो जाएगी और सिर्फ कुछ बड़ी कंपनियां ही बचेंगी, जैसे आज कार इंडस्ट्री में। मतलब हमें अपनी स्ट्रैटेजी इस बात पे बनानी होगी कि हम ग्रोथ स्टेज में हैं। हमें अभी प्रॉफिट से ज्यादा ग्रोथ पर ध्यान देना होगा। एकदम सही। अगला कॉन्सेप्ट है वैल्यू चेन एनालिसिस। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। इससे आसान बनाते हैं। कोई भी कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनाती, वो हर कदम पर उसमें वैल्यू जोड़ती है। ओके। वैल्यू चेन इसी प्रक्रिया को समझने का तरीका है। इसमें 2 तरह की एक्टिविटीज होती हैं, प्राइमरी और सपोर्ट। प्राइमरी एक्टिविटीज वो हैं जो सीधे प्रोडक्ट बनाने और ग्राहक तक पहुंचाने से जुड़ी हैं, जैसे पार्ट्स खरीदना, स्कूटर को असेंबल करना, उसे शोरूम तक पहुंचाना, मार्केटिंग करना और बेचने के बाद सर्विस देना। और सपोर्ट एक्टिविटीज इन प्राइमरी एक्टिविटीज को सहारा देती हैं, जैसे अच्छी टेक्नोलॉजी मतलब R&D, अच्छे इंजीनियर्स को हायर करना यानी HR, और पूरी कंपनी का मैनेजमेंट जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। अच्छा। एक कंपनी कंपटीशन से आगे तब निकलती है जब वो इन एक्टिविटीज को अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर या सस्ते में करती है। और आखिर में एक और कॉन्सेप्ट है एक्सपीरियंस कर्व। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत सीधा सा है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हाँ। इसे बिजनेस की भाषा में समझिए। जब कोई कंपनी एक ही काम बार बार और बहुत बड़ी मात्रा में करती है तो वो उस काम को करने में एक्सपर्ट हो जाती है। उसकी गलतियां कम होती हैं, वेस्टेज कम होता है और नतीजा हर यूनिट को बनाने की कॉस्ट कम हो जाती है। तो ये वैसा ही है जैसे पहली बार रोटी बनाने में 1 घंटा लगता है और किचन भी बिगड़ जाता है। हाँ। लेकिन 100वीं बार बनाने पर 10 मिनट लगते हैं और सब कुछ साफ सुथरा रहता है। बस इसे फैक्ट्री के स्केल पर सोचिए। क्या बढ़िया एनालॉजी है। बिल्कुल यही। हमारी ईवी इंडस्ट्री में जो कंपनी सबसे पहले और सबसे ज्यादा स्कूटर्स बनाएगी उसे एक्सपीरियंस कर्व का फायदा मिलेगा। उसकी पर स्कूटर कॉस्ट कम होगी। हाँ, और यही कम कॉस्ट उसके लिए एक बहुत बड़ा हथियार बन जाएगी, जिससे वो नए आने वालों को आसानी से टक्कर दे पाएगी। मारुति सुजुकी इतने सालों से इसी एक्सपीरियंस कर्व का फायदा उठा रही है। तो आज हमने अपनी हाइपोथेटिकल ईवी स्कूटर कंपनी के बहाने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कुछ सबसे जरूरी टूल्स को समझा। पेस्टल से हमने दुनिया को देखा, पोर्टर के 5 फोर्सेस से इंडस्ट्री के दंगल को समझा, और PLC और एक्सपीरियंस कर्व से कंपनी के अंदर के डायनामिक्स को जाना। हाँ। और ये सिर्फ CA इंटर के एग्जाम के लिए थ्योरी नहीं है, ये सोचने का एक तरीका है, एक मेंटल मॉडल है। जब आप CA बन जाएंगे और किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो ये फ्रेमवर्क्स आपको सिर्फ नंबरों के पीछे की कहानी समझने में मदद करेंगे कि ये कंपनी क्यों जीत रही है या क्यों हार रही है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पे सोचा जा सकता है। आज की दुनिया जहां AI और टेक्नोलॉजी हर 6 महीने में इंडस्ट्री को बदल रही है, क्या पोर्टर जैसे 40 साल पुराने मॉडल आज भी उतने ही काम के हैं? बहुत अच्छा सवाल है। या फिर आज के एंटरप्रेन्योर्स को अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए नए और ज्यादा तेज तरह टूल्स की जरूरत है?